वीडियो देर होने के लिए सॉरी फ्रेंड्स। एक्चुअली हुआ ये कि एक बार रिकॉर्डिंग मैं कर चुका था, उसके बाद वो रिकॉर्डिंग सेव ही नहीं हुई। देख रहा हूँ तो रिकॉर्डिंग पता नहीं कहाँ गई, मतलब सेव नहीं हुई। तो इस वजह से पूरा वो 1 डेढ़ घंटा समझ लीजिए गया। खैर उसको छोड़िए, वो सारी बातें बाद में भी करी जा सकती हैं। लेक्चर पहले लेट हो चुका, तो पहले लेक्चर देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन। देखिए इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं एआई के बारे में। एआई क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसको हिंदी में कहते हैं। इसका इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर क्या पड़ने वाला है, उसके अलावा जो किशोर हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और इसको लेकर के पूरे विश्व में कौन कौन से नियम है इसको रेगुलेट करने के लिए, इसको विनियमित करने के लिए क्या क्या नियम बनाए गए हैं, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। अब ये चर्चा में क्यों है? तो अभी अक्टूबर के महीने में, यानी जो महीना हमारा चल रहा है, इसी में भारत पहले वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने जा रहा है। और कोई भी चीज जब पहली बार होती है, पहला पहला प्यार हो, चाहे चाहे वो पहले पहले कोई सम्मेलन हो, तो है ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज्यादा। तो कोई भी चीज जहां भी पहला पहली पहले लग जाता है तो अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर हमारा देश करने जा रहा है इसकी अध्यक्षता। और फिर एआई के बारे में, मतलब पूरी दुनिया इस समय इसी पे टिकी हुई है। एक इंटरव्यू था, शायद एक तरफ एलोन मस्क थे, एक कोई और थे, उनका नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। तो वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे एआई के बारे में। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि अभी तो हालात ठीक है, मतलब मनुष्य है एआई को कंट्रोल कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, नॉर्मल बात है कि मनुष्य रोबोट बना दे, दिक्कत यहाँ नहीं है। दिक्कत तब हो जाएगी जब रोबोट मनुष्य को कंट्रोल करने लग जाए। मतलब सोचिए वो क्या स्थिति हो जाएगी जब रोबोट मनुष्य को ही कंट्रोल करने लग जाएगा। तो इस चीज को लेकर के चिंता व्यक्त की गई थी उन दोनों के द्वारा। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि अभी तो मनुष्य एआई को कंट्रोल कर रहा है, रोबोट्स बना रखे हैं। ऐसा ना हो कि रोबोट मनुष्य को कंट्रोल करने लग जाए। जैसे आप लोग रोबोट मूवी देखे होंगे, लास्ट में क्या होता है, रोबोट विलेन बन जाता है। तो अगर इस तरीके की अनैतिक गतिविधियां करने लग जाएंगे रोबोट, तो क्या होगा? इसी को रेगुलेट करने के लिए फिर ये हमारे लिए नियम जरूरी है। तो उन्हें सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं इस आर्टिकल में। तो चलिए देखते हैं इस आर्टिकल के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। बात की जा रही, भारत वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी की तैयारी कर रहा है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एआई के रणनीतिक महत्व को रेखांकित करता है। भारतवर्ष 2023 के अंतिम माहों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर केंद्रित 2 महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करने वाला है। कौन कौन सी? तो इनमें से पहली बैठक अक्टूबर 2023 में आयोजित होने वाली है। इसका क्या नाम है? तो इसका विश्व का पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन। दूसरा दिसंबर 2023 में करेगा। कब? तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीपीएआई का भी नेतृत्व करेगा भारत। तो ये 2 बैठकों का आयोजन करने वाला है भारत। लेकिन इस प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ ही सुदृढ़ विनियमन की तत्काल आवश्यकता भी प्रकट हुई है। बच्चे और किशोर विशेष रूप से एआई से जुड़े विभिन्न जोखिमों के प्रति संवेदनशील हैं, तथा भारत के मौजूदा डेटा संरक्षण कानून इन चुनौतियों का समाधान करने में अक्षम सिद्ध हो सकते हैं। इस वजह से इसकी आवश्यकता पड़ी है। तो बात की जा रही है एआई विनियमन की, एआई को रेगुलेट करने की। अगर हम बात करते हैं एआई विनियमन या एआई रेगुलेशन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकियों के विकास, तैनाती और उपयोग को नियंत्रित करने के लिए सरकारों और नियामक निकायों द्वारा स्थापित नियमों, कानूनों एवं दिशा निर्देशों को संदर्भित करता है। यानी एआई विनियमन से क्या मतलब? तो एआई विनियमन से मतलब ये कि जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, इसकी जो प्रौद्योगिकी है, इसको विकास करना है, इसको रेगुलेट करना है, इसको आप लॉन्च करना चाहते हैं, इसको लेके आना चाहते हैं मार्केट में, तो उसके लिए कुछ नियम होने चाहिए। उससे जो नियम बनाए जाएंगे, उससे रिलेटेड जो संस्था होगी, उन सारी चीजों के बारे में बात करें, वो जो दिशा निर्देश देंगे, इसी को एआई विनियमन कहा जा रहा है। एआई विनियमन का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एआई प्रणालियों को ऐसे तरीकों से विकसित और उपयोग किया जाए जो समाज के लिए सुरक्षित, नैतिक एवं लाभप्रद हो और संभावित जोखिमों एवं हानियों का शमन करता हो। यानी अगर एआई आपको बनाना है तो ऐसा बनाइए जो समाज के लिए बेहतर कुछ कर सके, समाज में कुछ सकारात्मक परिवर्तन ला सके। ऐसा नहीं है कि रोबोट मूवी की तरह चिट्टी वाला विलेन बन जाए, फिर वो दिक्कत हो जाएगी ना। तो रोबोट अगर बनाना भी आपको एआई का यूज करना है तो समाज के बेहतरी के लिए यूज कीजिए, उसको सकारात्मक परिवर्तित करने के लिए यूज कीजिए, ना कि समाज के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालने के लिए उसका यूज किया जाए। अब ये बात क्लियर है कि जो एआई है, इसको विनियमित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनको कवर किया जा सकता है। यानी अगर एआई से रिलेटेड कोई नियम बनाया जाता है, तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण पहलू जैसे दिए गए, सुरक्षा हो गया, नैतिक विचार हो गया, तो इन सबको कवर किया जा सकता है। तो ये कौन कौन से पहलू हो सकते हैं जिनको इन अधिनियमों में कवर करना चाहिए या कवर किया जा सकता है, उसके बारे में हम बात करें। तो इसमें पहले सुरक्षा और विश्वसनीयता। विनियमनों में एआई डेवलपर्स के लिए सुरक्षा मानकों के पालन को अनिवार्य बनाया जा सकता है, ताकि एआई प्रणालियों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं या खराबी को रोका जा सके। यह स्वायत्त वाहनों या चिकित्सा निदान जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अब देखिए क्या होता है ना, वो ड्राइवरलेस कार के बारे में आपने सुना है ना, कि ऑटोमेटिक गाड़ी है, ऑटोमेटिक चल रही है, उसमें ड्राइवर की आवश्यकता ही नहीं है। तो अगर मान लीजिए इसकी वजह से कोई एक्सीडेंट होता है, तो अब यहाँ पीछे 10 गाड़ियां और लड़ेंगी, 10 गाड़ियों का और एक्सीडेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे ड्राइवर तो नहीं। अच्छा चलिए इनको पकड़ लिया, एक्सीडेंट हो गया, तो अब जिम्मेदारी किसकी होगी? क्योंकि जो पीछे बैठा हो तो चला नहीं रहा है, चला तो रोबोट रहा है। अब रोबोट को आप क्या करोगे? उसको पकड़ के मारोगे, उसको जेल में डालोगे, मतलब क्या कर लोगे आप रोबोट का? उसको कुछ भी करो, तोड़ ताड़ के फेंक दो, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। तो जिम्मेदारी किसकी होगी? ये भी दिक्कत आ रही है। इसी के तहत बात करें नैतिक विचार की, तो कुछ एआई अनुप्रयोग विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा या वित्त जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में यह सुनिश्चित करने के लिए मानवीय निरीक्षण की आवश्यकता रख सकते हैं कि एआई निर्णय मानवीय मूल्य और नैतिकता के अनुरूप हों।
उसके अलावा बात करें जो डेटा होता है उसकी गोपनीयता के बारे में, डेटा को निजी रखा जाए। जैसे आप देखेंगे इंडिया में आर्टिकल 21 के तहत निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, यानी कि आप अपने पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं इसको पब्लिक करने की जरूरत नहीं है जब तक कि उसका इम्पैक्ट किसी और के ऊपर नहीं पड़ रहा है। आपको निजता का अधिकार है। तो वही बात यार, अगर डेटा ब्रीच होता है, डेटा लीक होता है, तो हमारे निजता पर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसके बारे में भी देखा जा सकता है। कई एआई प्रणालियां डेटा की बड़ी मात्रा पर निर्भर करती हैं। यूरोपीय संघ ईयू के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जीडीपीआर जैसे विनियमन इस बात के लिए मानक तय करते हैं कि एआई अनुप्रयोगों में व्यक्तिगत डेटा को कैसे संभाला जाए और कैसे संरक्षित किया जाए। उसके अलावा पारदर्शिता और जवाबदेही, कुछ विनियमन एआई डेवलपर्स के लिए अपने एल्गोरिदम में पारदर्शिता प्रदान करने की मांग कर सकते हैं, जिससे यह समझना आसान हो जाएगा कि एआई प्रणालियां किस प्रकार निर्णय लेती हैं। ये सारे पॉइंट ऐसे हैं कि अगर एआई को रेगुलेट करना है तो उसमें हम ये सारे पॉइंट डाल सकते हैं। अगर कोई कानून बनाता है तो इन सारे पॉइंट को ध्यान में रखना। तो वही सारे पॉइंट के बारे में हम बात करें कि कौन कौन से पॉइंट होने चाहिए कि अगर एआई को विनियमित करना है। अगला है निर्यात नियंत्रण। संवेदनशील एआई क्षमताओं को गलत हाथों में जाने से रोकने के लिए सरकारें एआई प्रौद्योगिकियों के निर्यात को विनियमित कर सकती हैं। उसके अलावा अनुपालन और प्रमाणन, तो एआई डेवलपर्स को सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट प्रमाणन आवश्यकताओं का अनुपालन करने की आवश्यकता हो सकती है कि उनकी एआई प्रणालियां नियामक मानकों को पूरा करती हों। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात की जा रही है। अब देखिए वर्तमान समय क्या हो रहा है कि हर जगह एआई की दौड़ चली रही है, एआई की होड़ सी लग गई है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में एआई के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी हो जाता है। जैसे स्पेस के क्षेत्र में आप देखेंगे इस समय सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं कि नासा का जो मिशन है उसको इसरो लॉन्च कर रहा है, और फिर इस तरीके से सिंगापुर के जो सैटेलाइट है उसको भी इसरो लॉन्च कर रहा है। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात की जा रही है एआई के क्षेत्र में भी। ये तो कुछ ऐसे पॉइंट हो गए जिनको एआई को विनियमित करने के लिए हम लागू कर सकते हैं, जिनको अपने कानून में जोड़ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर कौन कौन से ऐसे देश हैं जो इसके लिए कुछ काम कर रहे हैं, जो इसके लिए कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कानून बना चुके हैं। तो बात की जा रही है विश्व में प्रमुख एआई नियामक कानून। इसमें सबसे पहला नाम आता है यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपीय यूनियन का। यूरोपीय संघ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिनियम के मसौदे पर कार्य कर रहा है, जिसका लक्ष्य एआई को व्यापक रूप से विनियमित करना है। इस विधान से एआई के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करने की उम्मीद है, जिसमें जोखिम वर्गीकरण हो जाएगा, डेटा सब्जेक्ट अधिकार, शासन, दायित्व और प्रतिबंध शामिल हैं। इसी तरीके से अगर हम ब्राजील के बारे में बात करें तो ये भी इस तरीके का कानून ला रहा है। इसमें जो व्यक्ति के अधिकार है उसको गारंटी देने की बात की जा रही है, जोखिम के स्तर को वर्गीकृत करने और एआई ऑपरेटरों के लिए शासन उपायों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस जैसे ये यूरोपीय संघ ला रहा है ना, इसी से मिलता जुलता कुछ कानून इसका भी है। उसके अलावा भाई साहब आते हैं ये कोविड वाले भाई साहब। अच्छा, ट्रंप ने इसका नाम रख दिया था कि कोरोना तो भी नहीं फैला है। नाम आता है चीन का। तो चीन एल्गोरिथम अनुशंसा प्रणालियों और गहन संश्लेषण प्रौद्योगिकियों के लिए विशिष्ट प्रावधानों के साथ सक्रिय रूप से एआई को विनियमित कर रहा है। चीन का साइबर स्पेस प्रशासन एआई जनित कंटेंट की सुरक्षा और परिशुद्धता सुनिश्चित करने के उपायों पर भी विचार कर रहा है। फिर नाम आता है जापान का। तो जापान ने क्या किया, जो भी एआई बनाने वाली कंपनियां हैं, एआई डेवलपर्स कंपनियां जो है, इसके लिए एक सामाजिक सेट तैयार कर रखा है और दिशा निर्देश दिया है। हालांकि दिक्कत ये कि जो ये दिशा निर्देश दे रखा है तो ये बाध्यकारी, जैसे आप देखेंगे डीपीएसपी हमारे यहाँ संविधान में, तो डीपीएसपी क्या करते हैं, सरकार चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए एक दिशा निर्देश देता है, लेकिन वो बाध्यकारी नहीं है, मतलब सरकार के ऊपर कंपलसरी नहीं कि आप इसको लागू करिए। तो इसी तरीके से जापान ने क्या किया है, एआई डेवलपर्स कंपनियों के लिए एक दिशा निर्देश सेट कर दिया, लेकिन उसको बाध्यकारी नहीं किया है। उसको कहा कि इसको ध्यान में रखते हुए एआई को डेवलप किया जाए। अगला देश है कनाडा। कनाडा ने डिजिटल चार्टर कार्यान्वयन अधिनियम, डिजिटल चार्टर इम्प्लीमेंटेशन एक्ट 2022 पेश किया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा अधिनियम एआईडीए शामिल है। एआईडीए का लक्ष्य एआई प्रणालियों में व्यापार को विनियमित करना और उच्च प्रदर्शन एआई से जुड़ी संभावित हानियों और पूर्वाग्रहों को संबोधित करना है। फिर अगर हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के बारे में, तो अमेरिका ने एआई जोखिम प्रबंधन के लिए गैर बाध्यकारी दिशा निर्देश और अनुशंसाएं जारी की हैं। व्हाइट हाउस ने स्वचालित प्रणालियों के विकास, उपयोग और तैनाती के लिए एक ब्लूप्रिंट भी विकसित किया है। फिर हम बात करते हैं हमारे देश के बारे में यानी कि भारत के बारे में। तो भारत एआई विनियमन के लिए एक पर्यवेक्षी प्राधिकरण की स्थापना पर विचार कर रहा है। वर्किंग पेपर दर्शाते हैं कि सरकार विभिन्न एआई क्षेत्रों में उत्तरदायी एआई और समन्वय के लिए सिद्धांतों को पेश करने की मंशा रखती है। भारत द्वारा उत्पन्न किए जा सकने वाले डेटा की विशाल मात्रा को देखते हुए उसके पास ग्लोबल साउथ के लिए एक नीति उदाहरण स्थापित करने का अवसर है। पर्यवेक्षक और अभ्यासकर्ता विनियमन के प्रति भारत के दृष्टिकोण पर नजर रखेंगे और देखेंगे कि वह किस प्रकार इसके संपार्श्विक जोखिमों के विरुद्ध एआई की विकासात्मक क्षमता को संतुलित करता है। एक क्षेत्र जहां भारत काम कर सकता है वो कौन सा है, तो वो बाल और किशोर के है, यानी बच्चों के ऊपर और किशोरों के ऊपर अगर ज्यादा ध्यान दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भारत इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ज्यादा जनसंख्या इन्हीं की है, तो इसके बारे में बात की जा रही है। अगर हम देखें कि बाल सुरक्षा पर इतना ध्यान क्यों दिया जा रहा है, मतलब इतना ध्यान देने की आवश्यकता ही क्या है, उसकी जरूरत ही क्या है कि बाल और किशोरों के ऊपर इतना ध्यान देने की बात की जा रही है भारत के द्वारा। इसमें पहला पॉइंट आता है समग्र सुरक्षा के लिए एआई का विनियमन। विनियमों को व्यसन, मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों और समग्र सुरक्षा चिंताओं से निपटने के लिए प्रोत्साहनों को संरेखित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
अति संवेदनशील कम उम्र युवाओं का दोहन करने के लिए डेटा हंगरी एआई सेवाओं द्वारा भ्रामक अभ्यासों को नियोजित किए जाने के जोखिम मौजूद हैं। उसके अलावा शारीरिक छवि और साइबर खतरे के बारे में बात करें तो एआई संचालित शारीरिक बनावट की विकृतियां बच्चों और किशोरों में शारीरिक छवि संबंधी समस्याएं पैदा कर सकती हैं। भ्रामक सूचना के प्रसार, कट्टरपन, साइबर बुलिंग और यौन उत्पीड़न में एआई की भूमिका संभावित रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके अलावा परिवार की ऑनलाइन गतिविधि का प्रभाव भी पड़ता है बच्चों पे। माता पिता द्वारा अपने बच्चों की तस्वीरें ऑनलाइन साझा करने से वो जोखिमों के संपर्क में आ सकते हैं। अगला बिंदु डीप फेक की वैधता है। अच्छा, डीप फेक का क्या मतलब? तो देखिए, डीप फेक का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई एक ये दूसरा व्यक्ति, कोई अन्य व्यक्ति, इसके बारे में किसी को पता ही नहीं, लेकिन यहाँ पे कोई फेमस पर्सनालिटी, अब चाहे वो बॉलीवुड का एक्टर हो गया, चाहे टॉलीवुड का एक्टर हो गया, चाहे हॉलीवुड का एक्टर, मतलब कोई भी एक्टर हो गया या कोई और फेमस पर्सनालिटी, मान लीजिए ये कोई अन्य व्यक्ति है, अब यहाँ पे किसी आईएएस ऑफिसर की, आईपीएस ऑफिसर की फोटो ले जाकर के यहाँ पे चस्पा कर दी जाए, यानी कि जो इनका फेस है, इनका फेस यहाँ पे काट के लगा दिया जाए। फेस काट के एक मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी के द्वारा इनका फेस किसी और के ऊपर सेट कर दिया जाए और फिर इनका दुरुपयोग किया जाए। जैसे कई बार आप देखेंगे पोर्नोग्राफी के लिए इसका यूज किया जाता है, मतलब पोर्नोग्राफी में पॉर्न स्टार कोई और रहता है, लेकिन यहाँ पे बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस की फोटो लगा दी जाती है कि देखो ये लोग पोर्नोग्राफी में शामिल थे। अब यहाँ पे बच्चों को उतनी समझ नहीं होती, बच्चे क्या करते हैं, उनको ये लगता है कि यार सच में बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस हैं, इस चक्कर में वो लोग पोर्नोग्राफी में फंस जाते हैं और लंबे समय तक पॉर्न देखते रहते हैं, और ये बहुत ही गंदी, मतलब क्या कहा जाए, बहुत ही गंदी स्थिति बन जाती है। ये तो एक पक्ष हो गया। अब इसी तरीके से मान लीजिए किसी को मिमिक्री आती है अमिताभ बच्चन की, अब वो अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करके आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दे, या आपको कहे कि अब मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ और मिल सकते हैं हम, और इस तरीके से आपको फंसा ले, मतलब मिलने के बहाने बुला और फिर कहीं और लेके चला जाए, इस तरीके की दुर्घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। तो इसी को डीप फेक कहा जाता है, यानी कि किसी फेमस पर्सनालिटी की वॉइस या फेस या इस तरीके की कोई भी चीज उनका यूज करके किसी को मैनिपुलेट करना। उसके अलावा बात करें पहचान और पूर्वाग्रह के बारे में, तो भारत में लिंग, जाति, जनजातीय पहचान, धर्म और भाषाई विरासत का एक विविध परिदृश्य पाया जाता है। वास्तविक दुनिया के पूर्वाग्रहों का संभावित रूप से डिजिटल स्थान में भी प्रवेश हो सकता है, जिससे हाशिए पर अवस्थित समुदाय प्रभावित हो सकते हैं। उसके अलावा बात करें डेटा सुरक्षा कानूनों का पुनर्मूल्यांकन करने की, तो भारत में वर्तमान डेटा सुरक्षा ढांचे में बच्चों के हितों की रक्षा करने में प्रभावशीलता का अभाव है। बच्चों के डेटा को ट्रैक करने पर प्रतिबंध डिफॉल्ट रूप से व्यक्तिकरण के लाभों को सीमित कर सकता है। अगर हम बात करें कि बच्चों की सुरक्षा के लिए और एआई के लाभ, यानी कि एआई के लाभ कम ना हो लेकिन बच्चों की सुरक्षा भी मौजूद रहे, यानी कि दोनों कंडीशन बनी रहे, उसके लिए भारत क्या कर सकता है कि जो एआई का लाभ वो भी बच्चों को मिलता रहे और बच्चे बिगड़े भी नहीं, बच्चे गलत डायरेक्शन में ना जाए, उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसमें पहला बताया कि यूनिसेफ के मार्गदर्शन से प्रेरणा लेना। जैसे बात की जा रही है बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर आधारित यूनिसेफ का मार्गदर्शन बाल केंद्रित एआई के लिए 9 आवश्यकताओं पर बल देता है। इस मार्गदर्शन का उपयोग एक ऐसे डिजिटल वातावरण के निर्माण के लिए किया जा सकता है जो बच्चों की भलाई, निष्पक्षता, सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दे। उसके अलावा बात करें सर्वोत्तम अभ्यासों को अपनाना, कैलिफोर्निया का अधिनियम एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है जो डिफॉल्ट प्राइवेसी सेटिंग में पारदर्शिता की वकालत करता है और एल्गोरिदम एवं डेटा संग्रह से बच्चों की संभावित हानि का आकलन करता है। उसके अलावा बात करें ऑस्ट्रेलिया की ऑनलाइन सेफ्टी यूथ एडवाइजरी काउंसिल जैसी संस्थाओं की स्थापना करने पर विचार किया जा सकता है। उसके अलावा एआई के लिए आयु उपयुक्त डिजाइन कोड किया जा सकता है। जैसे कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं, जैसे आप देखेंगे वाईटी करके, मतलब यानी कि यूट्यूब जो है, एक तो यूट्यूब रहता है, एक यूट्यूब किड आता है। तो अगर बच्चे हैं तो उनके लिए किड्स तरीके का कुछ बनाया जाए एआई में भी, और यहाँ पे जो एज रहती है वो एज लिमिट लगा दी जाए कि अगर ये कंटेंट आपको चाहिए तो एज 18+ या 16+, इस तरीके से कैटेगराइजेशन किया जा सकता है। उसके अलावा बात करें डिजिटल इंडिया अधिनियम की भूमिका, डीआईए की। आगामी डिजिटल इंडिया अधिनियम डीआईए को एआई के साथ अंत्यक्रिया करने वाले बच्चों के लिए सुरक्षा की वृद्धि करनी चाहिए। इसे सुरक्षित प्लेटफॉर्म संचालन और उपयोगकर्ता इंटरफेस डिजाइन को बढ़ावा देना चाहिए। उसके अलावा बात करें बच्चों के अनुकूल एआई उत्पाद और सेवाएं, तो एआई संचालित प्लेटफॉर्मों को आयु उपयुक्त कंटेंट और सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करना चाहिए जो शिक्षा, मनोरंजन और समग्र कल्याण को बढ़ावा दें। सुदृढ़ अभिभावकीय नियंत्रण सुविधाएं लागू की जानी चाहिए जो माता पिता को अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखने और उन्हें सीमित करने की अनुमति दें। अच्छा, वर्तमान समय अगर आप देखेंगे ना, तो जब ईमेल आईडी हम बनाते हैं, जिसको जीमेल भी कहते हैं, जब हम ये बनाते हैं तो यहाँ पे 2 ऑप्शन देता है, एक तो लिखा रहता है फॉर माई सेल्फ, एक लिखा रहता है फॉर माई चाइल्ड। इसी तरीके से अभी जो मोबाइल्स आ रहे हैं, मोबाइल फोन आ रहे हैं, उसमें भी एक ऑप्शन देता है पेरेंटल कंट्रोल का, यानी कि अगर आप अभिभावक हैं और बच्चा आपका मोबाइल यूज करने वाला है, तो आप पेरेंटल कंट्रोल अगर यहाँ पे ऑन कर देते हैं तो आप सारी गतिविधियों को देख सकते हैं कि बच्चा किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। इसी तरीके से एक दिन मैं टीवी देख रहा था, वैसे मैं टीवी देखता तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ सेटिंग चेक करना था वाईफाई से रिलेटेड, तो मैं टीवी को ओपन किया, उसमें भी पेरेंटल कंट्रोल का मोड दिया हुआ है। मतलब ये ठीक कंडीशन है कि अगर बच्चों के लिए लगाया जा रहा है तो बच्चे क्या देख रहे हैं, किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, ये जानने का अधिकार तो माता पिता को है ही ना, क्योंकि अगर माता पिता जानेंगे नहीं कि हमारा बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको सुधारेंगे कैसे, उसके ऊपर काम कैसे करेंगे। तो जो पेरेंटल कंट्रोल जैसे मोड आ रहे हैं, इसी तरीके से एआई के क्षेत्र में भी इनको लाया जा सकता है। और यहाँ पे आप देखिए जो ईमेल आईडी जीमेल आईडी बनती है, इसके लिए भी यहाँ पे पूछा जाता है कि फॉर माई सेल्फ या फॉर माई चाइल्ड, तो इस तरीके का ऑप्शन यहाँ पे भी डाले जा सकते हैं एआई में, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है।
क्योंकि अगर बच्चों को सही टाइम पे हम नहीं मार्गदर्शन करेंगे, सही टाइम पे उनको कंट्रोल नहीं करेंगे, तो फिर वो बहुत गलत डायरेक्शन में बढ़ जाएंगे। और एपीजे अब्दुल कलाम सर का कहना है, और सही बात भी है, कि किसी भी देश का भविष्य उसके बच्चे ही तय करते हैं, यानी जो उसका युवा है वही इसका भविष्य तय करता है, क्योंकि यही आगे चल के देश को आगे ले जाने वाले हैं। तो इस तरीके से बच्चों के ऊपर ध्यान देना बहुत आवश्यक हो जाता है। उसके अलावा हम बात करें कि डिजिटल फीडबैक चैनल भी शुरू किए जा सकते हैं, जैसे बच्चों के अनुकूल ऑनलाइन फीडबैक चैनल विकसित किए जाने चाहिए, जहां बच्चे एआई से संबंधित अपने अनुभवों और चिंताओं को साझा कर सकें। इनपुट संग्रह करने के लिए सर्वेक्षण और फोरम जैसे इंटरैक्टिव टूल का उपयोग किया जाना चाहिए। उसके अलावा संदेश का प्रसार, जन जागरूकता अभियानों को एआई के भविष्य को आकार देने में बच्चों की भागीदारी के महत्व पर प्रकाश डाला जाना चाहिए। उसके अलावा संदेश का प्रसार करने के लिए इन्फ्लुएंसर्स और रोल मॉडल को शामिल किया जा सकता है। जैसे आप देखेंगे इन्फ्लुएंसर क्या होते हैं, जैसे ये मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, अब नाम तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। फिर जैसे ये टिकटॉकर जो होते हैं, ये लोग इन्फ्लुएंसर ही तो हैं, ये लोग प्रमोट करते हैं, ऐड करते हैं, बोले जुबान केसरी। अच्छा, ये जुबान केसरी से ज्यादा ये जो रोल मॉडल वाली कंडीशन होती है ना, ये बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन एक न्यूज आई थी, उसमें ये बताया गया था ना, ये काफी समय पहले की न्यूज, उसमें ये बताया जा रहा था कि जो ये रॉकी भाई वाली मूवी है, क्या नाम है यार उसका, शायद KGF 2 है ना, उसी में वो रॉकी भाई बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं ना अपने। तो ये बच्चा एक था, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था इस चीज से, और वो भी इतना ज्यादा सिगरेट पी लिया था कि उसको एडमिट होना पड़ गया था। मतलब एक दिन में धक्का धक सिगरेट पीते जा रहा है। भाई साहब, ये तो देखो, इसको मोटिवेट भी होना है तो सिगरेट पीने से मोटिवेट होना है। एक्चुअली गलती बच्चों की नहीं है, टीवी में दिखाई जैसा ऐसा जाता है, मूवीज में ऐसा दिखाया जाता है कि ये हीरो आ रहा है और फिर बहुत सारा मतलब ताम झाम इसके लिए तैयार किया जाता है, और फिर उसको सिगरेट पीते हुए आ रहा है, धुआं उड़ाते हुए आ रहा है, या हुक्का पीते हुए आ रहा है। तो बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा यार, ये सारी चीजें मतलब कम से कम यहाँ से तो बैन कर देनी चाहिए। टीवी जो होता है ना, मतलब ये फिल्में जो होती है, यहाँ से बैन कर दो, क्योंकि वो इतना बड़ा स्टार, उसको मानने वाले लाखों लोग हैं। अब वो सिगरेट पीता हुआ आ रहा है, लाख लोग अगर उसको नहीं फॉलो कर रहे हैं, 2 लोग भी फॉलो कर रहे हैं, तो ये निगेटिव इम्पैक्ट तो डाल रहा है हमारे समाज पे। अब ये एक बच्चा है, उसको इतनी समझ नहीं, इसने देखा रॉकी भैया सिगरेट पी रहे हैं, चलो अब अपन भी सिगरेट पियेंगे। वो सिगरेट पीने के चक्कर में भाई साहब नप गए, गए हॉस्पिटल, और गए अपना, गए तो गए, माँ बाप को भी परेशान किए, पैसा माँ बाप का लगा, टाइम माँ बाप का लगा, और जितना परेशान उनके ऊपर क्या बीती होगी वो तो चीज हम समझ नहीं पाएंगे कभी। तो कम से कम ये जो रोल मॉडल हैं, या जो इन्फ्लुएंसर, इनका प्रयोग सकारात्मक रूप में किया जाए, ये बोलो जुबान किसरी के लिए ना प्रयोग किया जाए। और एक ट्रेंड और इस समय चल रहा, वो रमी सर्कल और ड्रीम 11 और ये पता नहीं क्या क्या, मतलब बहुत सारा जुआ, सीधा वो सीधा बोल रहे हैं कि जुआ खेलो यार, और क्या, मेहनत मत करो, मेहनत करके पैसे मत कमाना, जुआ खेलो और जीत जाओ यार, क्या क्या कंडीशन बने। और दिक्कत वहां पे नहीं है, दिक्कत यहाँ पे है कि हम लोग उसको मान रहे हैं, तभी ना वो लोग ऐड कर रहे हैं। अगर कोई जाएगा ही नहीं तो वो लोग ऐड क्यों करेंगे? अगर हम मानते ही नहीं, हम उस पर पैसे नहीं लगाते, हम वहाँ पार्टिसिपेट ही नहीं करते, तो फिर वो करते ही क्यों ऐड? अगर हम निष्कर्ष देखें इस टॉपिक का, तो तेजी से आगे बढ़ रहे एआई के युग में भारतीय विनियमन को अपने बाल नागरिकों के हितों और सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यासों को शामिल करना, बच्चों के साथ संवाद को बढ़ावा देना और अनुकूलनीय विनियमन विकसित करना, और भारत के युवाओं के लिए एक सुरक्षित और एवं लाभकारी डिजिटल वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में आवश्यक कदम होंगे। तो ये सारे पहल हैं, ये सारे कदम हैं जो भारत सरकार उठा सकती है। ये तो हो गया टॉपिक। यहाँ पे देखिए कुछ इथिकल इशू दिए गए हैं जो एआई से जुड़ा हुआ है, यानी कि नैतिक मुद्दे जो एआई से जुड़े हुए हैं उसके बारे में बात की जा रही है। जैसे पहला है बायसनेस, तो इसको हिंदी में कहते हैं पक्षपात, यानी पक्षपात कर सकते हैं, जैसे काला गोरा के लेकर के और धर्म जाति को लेकर के, क्योंकि जो बना रहा है वो एक पर्टिकुलर इंसान, अगर उसके दिमाग में ये चीज चल रही है कि यार काले गोरे अलग अलग होते हैं, या फिर यहाँ पे एक उच्च जाति होती है, एक निम्न जाति होती है, इस तरीके से अगर उसके दिमाग में चल रहा है, या हिंदू मुस्लिम चल रहा है, या कोई भी और चीज चल रही है, और ये उसने इसमें फिट कर दिया, तो ये जो बताएगा इस तरीके से बताएगा। उसके अलावा कई बार ये देखा गया है कि जो एआई होता है, ये पुरुष और महिला में भी भेदभाव करता है, इनको लेकर के भी इसकी अवधारणा कुछ गलत ही रहती है, तो ये पक्षपात भी कर सकते हैं। उसके अलावा सुरक्षा संबंधी मामले आ जाते हैं, फिर डेटा से रिलेटेड मुद्दा आ जाता है, अगर आपका डेटा ब्रीच होता है, लीक होता है, तो किसकी जिम्मेदारी है? या फिर ये जो आपका रोबोट है वो पागल हो गया, अरे वही चिट्टी भाई साहब, अगर पागल हो गया तो फिर उसकी किसकी जिम्मेदारी होगी? वो मान लीजिए घर वालों को पूरा नुकसान पहुंचा रहा है, घर आपके घर वालों के मार काट रहा है। इसी के ऊपर साउथ इंडिया की एक मूवी भी बनी है, शायद कैप्टन या ऐसे कुछ नाम है, मतलब मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन कुछ ऐसे ही नाम है। तो उस मूवी में ये दिखाया गया कि जो रोबोट होते हैं, इनको सेना के रूप में यूज करने की बात की जाती है, सेना के रूप में इसको यूज करने का कोशिश करते हैं। तो क्या होता है, इनको एक गांव में भेजते हैं कि आतंकवादियों से निपटना है। अब ये जहां जाते हैं रोबोट्स, ये गांव वालों को ही मार के चले आते हैं, आतंकवादी का पता नहीं, लेकिन पूरा का पूरा गांव तबाह करके चले आते हैं। तो इनके होता क्या है कि जो रोबोट्स हो गए, जो एआई हो गया, इनको तो बस ये कमांड पे काम करते हैं, इनको जो कमांड मिलेगी उसी के बेस पे ये काम करेंगे। अब इनको जिस बेस पे कमांड दे देगी, मान लीजिए इनको ये कहा गया कि जो आतंकवादी होते हैं वो काला कलर का कपड़ा पहनेंगे और काला कलर का ये टीका उका लगा रहेंगे, इस तरीके से कोई कमांड दे देगी। अब ये क्या करेंगे, इस तरीके से जिसको भी देखेंगे काले कलर का कपड़ा पहना है, अब वो चाहे आतंकवादी हो, चाहे साधु महात्मा हो, संत हो, कोई भी हो, उसको नाप देंगे। तो इसी तरीके की दिक्कत देखने को लेती है, उसमें ये संबंधित मुद्दे दिखाए गए। तो उसके अलावा बात करिए अवेकनिंग ऑफ एआई की, यानी जो एआई हो कितना जागरूक है, सामाजिक मुद्दों को लेकर के, लोगों को लेकर के कितना जागरूक है, ये भी एक समस्या आती है।
उसके अलावा लैक ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी जो चेतना होती है इसके अंदर, उसकी कमी होती है। अब चेतना क्या, आप मान लीजिए किसी को देखते हैं आप दुख में, तो आपके अंदर ये आता है कि यार बेचारे को इतना तकलीफ है, भगवान इसको ठीक कर दें, इसकी तकलीफ दूर कर दें। ये सारी चीज़ें एआई के अंतर्गत नहीं आएंगी। एआई को ये सारी चीज़ें थोड़ी ना पता है, मतलब आप रो रहे हो, गा रहे हो, उससे थोड़ी ना मतलब है। उसको जो कहा गया वो बस वो करके निकल जाएगा। चाहे उससे आपको कहा गया है कि आपको पीटे, तो आपको पीट के चला जाएगा, चाहे भले से आपकी तबीयत खराब हो, आप बेड पे एडमिट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उसके अलावा ये अखंडता को भी प्रभावित कर सकता है। उसके अलावा मॉरलिटी यानी कि नैतिकता और अकाउंटेबिलिटी, अब जवाबदेही किसकी होगी? मतलब ये देखो ना, ये चीज़ सही है, ये आ रहा है किसी को मार पीट के चला जा रहा है, किसी का मर्डर कर दे रहा है, मतलब इसको ऐसे डिजाइन कर दिया कि किसी को मर्डर कर दे। एआई है, मार के कहीं जाएगा भी नहीं, बैठा है, लो जो करना है कर लो। अब इसका आप क्या कर लोगे? इसकी जवाबदेही किसकी होगी? इससे कोई भी गलती हो तो इसकी जवाबदेही किसकी है? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ये सारी चीज़ें दिक्कतें कर सकती हैं। ये रहा इस टॉपिक से जुड़ा हुआ अभ्यास प्रश्न। अगर आप इस टॉपिक के बारे में मेंस आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। जबकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपार संभावनाएं रखती है, यह निहित चुनौतियों से रहित भी नहीं है। बाल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ एआई विनियमन के महत्व की चर्चा कीजिए और इस आवश्यकता को संबोधित करने के लिए उपाय सुझाइए। तो इस क्वेश्चन के जितने भी एस्पेक्ट बन रहे हैं, सारे एस्पेक्ट हमने कवर किया टॉपिक में। आप एक बार फिर से उसको पढ़ेंगे, देखेंगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि आपको क्या लिखना है और किस तरीके से लिखना है। बहुत अच्छे से हमने कवर किया सारा। और ये रहा आपका यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया क्वेश्चन एआई से जुड़ा हुआ, तो इसको भी आप लोग अटेम्प्ट करिएगा। वैसे आर्टिकल तो और भी था डिस्कस करने के लिए, लेकिन क्योंकि वीडियो लेट हो गया है तो और ज़्यादा लेट करना ठीक नहीं है। बाकी कल परसों में मिलाकर हम उसको कवर कर लेंगे। टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। जो भी आ रहा है करंट अफेयर्स वो छूटेगा नहीं। बस ये हो सकता है कि थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, कभी आगे कभी पीछे हो जाए, क्योंकि अब जैसे आज की वीडियो लेट होगी, अब अगर और जाएंगे लेक्चर रिकॉर्ड करने, मतलब और एक दो टॉपिक कवर करेंगे तो उसका भी 15-15 मिनट मानिएगा, तो भी फिर बहुत लेट हो जाएगा लेक्चर, उसका कोई मतलब है नहीं। तो ये एक दो दिन में हम लोग इसको कवर कर लेंगे जो भी आज का था। ये रहा आपका यूपीएससी मेंस 2023 जीएस 2 का क्वेश्चन। कल जीएस 1 का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, तो इसको आप लोग अटेम्प्ट करिएगा। निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन है? निःशुल्क कानूनी सहायता के प्रतिपादन में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA की भूमिका का आकलन कीजिए। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि दो एस्पेक्ट पूछा जा रहा है। एक तो ये पूछा जा रहा है कि निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन है, कौन ऐसे लोग एलिजिबल हैं जिनको निःशुल्क कानूनी सहायता दी जा सकती है। दूसरा, इसमें NALSA की भूमिका भी पूछा, यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका पूछ रहा है कि ये इसमें कैसे रोल निभा सकते हैं। तो आपको दो एस्पेक्ट है, दोनों को कवर करके चलना है। इसको आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिएगा, लिखिएगा। ये 150 शब्द वाला है, यहाँ पे शब्द लिखने में भूल गए तो इसको 150 शब्द में लिखना है, और ये इसका 10 नंबर है। ठीक है, यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो लेट होने के लिए फिर से दिल से सॉरी। कोशिश करूंगा कि हमेशा ऐसा ना हो, क्योंकि यार ये अब मैं रिकॉर्डिंग किया था, फिर अपने आप पता नहीं वो रिकॉर्डिंग सेव नहीं हुई, उसकी वजह से बहुत दिक्कत होगी। तो उसके लिए माफ़ करिएगा, ऐसा नहीं होता हमेशा, ये कभी कभार ही देखने को मिलता है। जनरली मैं क्या वीडियो 7 बजे से पहले ही अपलोड कर देता हूँ। यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत 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 धन्यवाद।